हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू श्री एकेडमी। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा गाइस, वो जो चंडीगढ़ पीआरटी के अंदर जो आपका प्रीवियस ईयर है उसकी हम बात करेंगे। आज हिंदी टीचिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश के जो प्रीवियस ईयर आया हुआ है उसको सोल्व करेंगे और वो डिटेल से करेंगे ताकि आपको जो है उसका लेवल भी पता चले। टॉपिक तो अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे फिर उसके अंदर। तो ले लेते हैं। तो एक कोटेशन है, पहले उसको पढ़ते हैं। एजुकेशन इज द पासपोर्ट टू द फ्यूचर। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि एजुकेशन जो है पासपोर्ट है एक टाइप से फ्यूचर के लिए। टुमारो बिलोंग टू दोस हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। मतलब कल उनको मिलता है जो आज उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं। बहुत अच्छी कोटेशन है। चलिए, एजुकेशन से रिलेटेड है तो हमारा टॉपिक भी एजुकेशन से रिलेटेड है, तो इसी की बात कर लेते हैं। ये जो है हिंदी का पोर्शन है गाइस, हिंदी है और जो आपकी इंग्लिश है और टीचिंग एप्टीट्यूड है, तो तीनों को जो है हम आज इस क्लास के अंदर करेंगे। वैसे तो गाइस यही टॉपिक होते हैं, यानी अगर हम ग्रामर की बात करें यानी हिंदी की बात करें तो हिंदी के अंदर जो है सारी ही ग्रामर यूज की जाती है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है कि जिसको हम छोड़ दें, यानी कि हिंदी की व्याकरण जिसको हम कहें तो कंप्लीट व्याकरण करनी होगी आपको। और ये है कि इसमें कुछ टॉपिक लिए गए हैं व्याकरण से, कुछ नहीं लिए गए, तो इसका कतई ये मतलब नहीं होता कि हम जो है जो नहीं लिए गए उनको छोड़ दें, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम में वो भी आ सकते हैं। क्योंकि ये टॉपिक जो है आपका हिंदी हुआ इंग्लिश हुआ, ये ग्रामर थोरोली पूछी जाती है गाइस। तो गाइस हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है नायिका में प्रयुक्त संधि बताइए। तो आपको जो है नायिका यानी संधि का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें जो है नायिका में प्रयुक्त संधि है, गुण है, वृद्धि है, दीर्घ है और अयादि है। दीर्घ का मतलब होता है कि बड़ा करना, यानी कि ए और ए जुड़ के क्या हो जाता, आ हो जाता। तो इस तरह से बड़े की तरफ चलते हैं हम। और गुण संधि में क्या होता है कि डिफरेंट आता है, ए और ए के साथ जो है डिफरेंट स्वर आके जो है वो गुण संधि को बनाता है। वृद्धि में भी जो है बड़ा करना होता है, एक किस्म से आगे बढ़ाना होता है। तो जो है इसके अंदर जो नायिका के अंदर जो है वो अयादि संधि है। इसका जो अगर हम संधि विच्छेद करते हैं गाइस तो ये बनेगा नई प्लस ई का, तो नायिका बन जाएगा। नेक्स्ट जो है सेंटेंस की तरफ चले। नेक्स्ट जो है हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें से जो है कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध और अशुद्ध यानी वाक्य से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। रीटा आम खाया, तो ये जो है सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि देखते ही पता चल रहा है कि इसमें जो है ये बिल्कुल गलत है। फर्स्ट ऑप्शन आम ने रीटा खाया, तो ये भी जो है गलत है। आम खाया रीटा ने, ये है, तो इसका जो सेंटेंस है यानी कि शुद्ध वाक्य है वो कौन सा, रीटा ने आम खाया। तो डी जो है इसका आंसर है। दानवीर शब्द में समास बताइए। तो यानी कि समास का जो है क्वेश्चन पूछा है। अविभाव समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय है और बहुवीरी समास है। तो गाइस अगर हम जो है इसकी बात करें कि दानवीर शब्द में जो है कौन सा जो है समास है, तो अविभाव समास वो होते हैं जिसके आगे जो है ऐसे अव्यय वर्ड होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं। जैसे यथा हुआ, जैसे यथाशक्ति जिसको हम बोलते हैं तो यथा हुआ, इस तरह के जो वर्ड होते हैं, तो जिन जो ऐसे शब्द होते हैं जो चेंज नहीं होते उनको अविभाव समास के अंदर आ जाते हैं। तत्पुरुष जो है कारक के ऊपर बनता है। कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य का जो संबंध होता है। बहुवीरी समास में जो है तीसरा जो पद होता है वो जो है प्रधान होता है। तो जैसे हम जो है ऐसा कुछ कहे कि पीताम्बर है जो पीले है वस्त्र जिसके, तो हम जो है विष्णु भगवान के लिए यूज करते हैं, तो वो जो है इस टाइप का होता है। तो यहाँ पे जो है दानवीर, तो इसमें जो है जो इसका आंसर है गाइस दानवीर के अंदर जो है तत्पुरुष समास है, ये कारक से बना हुआ है और अधिकरण तत्पुरुष समास है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है, तो यानी वाक्य से भी क्वेश्चन बने हुए हैं। एक तो जो आपका पहला यही वाक्य शुद्ध और अशुद्ध आ गया। अब इसमें कह रहा है कि मैं आज नहीं पढ़ूंगा, इसमें कौन सा वाक्य है। निषेधवाचक, विधिवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक। तो निषेधवाचक को इंग्लिश में जो है नेगेटिव बोलते हैं और ये हमें दिख भी रहा है कि नहीं वाला सेंटेंस है, तो इसका मतलब ये जो है निषेधवाचक है। विधिवाचक होता है जो असर्टिव होता है, अफर्मेटिव होता है। आज्ञा सूचक को इंपेरेटिव बोलते हैं गाइस, ऑप्टेटिव। संकेतवाचक को कंडीशनल बोला जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आग का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है उसकी बात कर लेते हैं। तो वो कौन सा नहीं है, तो इसके अंदर जो है आग का यानी आपकी जो वोकैबुलरी है, शब्दावली है, वो भी जो अच्छा होना चाहिए, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो। तो वायु सखा, वायु सखा यानी कि वायु को सुखाने वाला, तो जो है ये जो है आग का ही पर्यायवाची है। हुताशन भी जो है आग का ही पर्यायवाची है। विभाषु, विभावशु भी जो है आग का ही पर्यायवाची है। विपथगा जो है गाइस नदी के लिए यूज करते हैं, और एक ऐसी नदी जो अपने मतलब कि एक मार्ग से भटक गई है, जो कुमार्ग पर चली गई है, उसको बोलते हैं। जैसे आजकल जो है फ्लड आया हुआ है, तो जो बाढ़ है, बाढ़ की वजह से जो है नदियों में पानी ज्यादा हो गया है, तो उन्होंने अपना रास्ता जो है मतलब कि वो भटक गई है, रास्ते से अलग हो गई है। जो रास्ता था वो तो पानी से भरा ही हुआ है, जो अदर रास्तों को की तरफ भी चली गई है, तो वो ऐसी नदी के लिए यूज करते हैं। तो इसमें जो है हमसे क्वेश्चन पूछा है कि आग का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो विपथगा जो है इसका आएगा। वैसे भी कुछ कुछ दिखता है, पथ रास्ता होता है, वी यानी कि एक विमुख होना की सेंस में होता है, जो अपने रास्ते से विमुख हो गया। तो आग तो नहीं होती है, तो यहाँ पे जो है मतलब कि किसके लिए यूज किया गया है, नदी के लिए यूज करते हैं पर्टिकुलर। ये सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो यहाँ पे जो है सूर्य का स्त्रीलिंग रूप पूछा है। तो गाइस सूर्य का जो है देखो ये ऐसे है स्त्रीलिंग पुल्लिंग, इसमें कोई ना समझने की चीज होती है ना समझाने
बनाने की होती है, खाली ये होता है कि आपको जो है को लर्न करने की चीजें हैं। तो सूर्य जो है इसका रहेगा स्त्रीलिंग। सूर्योदय का संधि विच्छेद बताइए। अब सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? सूर्योदय, सूर्य उदय और सूर्य उदय। तो यहाँ पे जो है और सूर्य उदय, तो ये जो है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो आंसर है सूर्य उदय है। और गाइस इसके अंदर जो है गुण संधि है, गुण संधि है। गुण संधि में क्या होता है कि जैसे ए वगैरह आ जाता है, ए और आ के साथ जो है ई आ जाए, बड़ी आ जाए, छोटी आ जाए तो ए बनता है। इसी तरह से जो है ए के साथ जो है आ के जो है ऊ या ऊ आ जाए तो वो जो है ओ बनता है। तो इस तरह से जो है संधि बनाते हैं, तो एक गुण संधि है। आगे श्री गणेश विलोम का विलोम शब्द बताइए। तो श्री गणेश का मतलब होता है किसी चीज का शुभारंभ करना, किसी चीज की शुरुआत करना। तो ये विनाश इति श्री, श्री राधा और गणेश, तो विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द पूछा है, तो इसका आंसर जो है बी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दिल पक जाना का अर्थ क्या होता है? अत्यंत पीड़ित होना, अच्छा लगना, कष्ट पहुंचना, प्रेम न होना। तो दिल पकने का मतलब यही होता है कि कोई आदमी दुखी हो किसी चीज से। तो ये जो है इसका आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में शुद्ध का शब्द का शुद्ध रूप बताइए। तो ये जो है पैतृक है, पैतृक है और पैतृक, पैतृक। तो ये बिल्कुल इजी है कि पैतृक जो है इसका शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इंग्लिश शुरू हो जाती है यहाँ से, यानी ये जो है आपके 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं हिंदी के। अब इस 10 क्वेश्चन के अंदर आपको ये देखना है, मतलब लेवल तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन हमेशा लेवल से थोड़ा सा अप लेवल पे कीजिए तो एग्जाम के क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट कर लेते हैं, इंग्लिश की बात कर लेते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस टू पैसिव वॉइस। अब यहाँ पे पैसिव वॉइस दिया हुआ है, पैसिव वॉइस है ही विल नेवर फॉरगेट इट। तो पैसिव वॉइस का बेसिक रूल क्या होता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं और सब्जेक्ट को जो है ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं, ये बेसिक रूल होता है। तो हमारा जो है विल जो है एक हेल्पिंग वर्ब लगा लीजिए वो है, और फॉरगेट जो है इसकी मेन वर्ब है, इट ऑब्जेक्ट है और ये जो है सब्जेक्ट है। पहले तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे आपस में, यानी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर आप ये टेंस देख लीजिए कि कौन सा टेंस यूज किया है। यहाँ पे तो विल यूज किया है, विल मोडाल्स भी है और फ्यूचर को भी बनाता है। तो अब जो है हम बात कर लेते हैं कि ये जो है सेंटेंस कौन सा बनेगा। तो जिसमें इट सभी के अंदर ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है और जो है ही जो है वो भी जो है ऑब्जेक्ट की फॉर्म में चला गया है, यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई मिस्टेक नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि विल है, मोडाल्स की सेंस ले लो चाहे फ्यूचर की ले लो, मोडाल्स के बाद भी बी का यूज करते हैं, फ्यूचर में बनाते हैं तो भी बी का यूज करते हैं। तो इट विल नेवर बी फॉरगॉटन, और हमेशा जो है पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो ए रहेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये पैसिव वॉइस का। अब है चूज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइडोमेटिक एक्सप्रेशन और फ्रेजेस। अब ये जो है इडियम फ्रेजेस पूछा आपसे, टू कास्ट पर्ल्स बिफोर ए स्वाइन। स्वाइन क्या होता है? सूअर के लिए यूज करते हैं गाइस, ये कि जो है सूअर के सामने जो है पर्ल्स डालना यानी मोती डालना है, मोती खिलाना एक किस्म से ये है। तो टू स्पेंड रेकलेसली, ये है टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन द अपकीप ऑफ डोमेस्टिक हॉग्स टू वेस्ट मनी ओवर ट्राइफल्स। तो ये जो है कि जो वेस्ट मनी करना यानी कि पैसे की बर्बादी करना किसके ऊपर जो है मतलब कि छोटी छोटी बातों पे, तुच्छ चीजों पे जो है ज्यादा जो है वेस्ट कर देना मनी। तो ये जो है इसका आंसर जो रहेगा वो सी रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वी शुड गिव अ वाइड बर्थ टू बैड कैरेक्टर्स। तो इसका मतलब यही है कि वाइड बर्थ का मीनिंग होता है मतलब कि ये जो है बहुत सिंपल सी जो है इडियम है, इसका मतलब होता है दूरी बना के रखना, कीप डिस्टेंस कह लीजिए, किसी से दूरी बनाना। तो टू कीप अवे है ये, टू कीप अवे फ्रॉम यानी किसी से जो है दूरी बना के रखना ये है। पब्लिकली कंडेम करना, पब्लिक पब्लिसिटी, नॉट सिंपैथाइज विद, तो ये नहीं है। किसी को पब्लिकली कंडेम होता है कि निंदा करना, बुराई करना। और जो है गिव पब्लिसिटी टू, किसी को जो है पब्लिसिटी देना। टू नॉट सिंपैथाइज विद, किसी के साथ सिंपैथाइज ना रखना। तो ये सब है। तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, सेंटेंस हैज गिवन इन डायरेक्ट स्पीच। अब जो है डायरेक्ट यानी कि नरेशन के अंदर से क्वेश्चन बनाया गया है। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सिलेक्ट द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो नरेशन से जो है आपका ये क्वेश्चन है। अब इस नरेशन के अंदर सेंटेंस ले लेते हैं, क्या है? मोहन सेड टू हिज फ्रेंड लेट मी गो होम नाउ। तो गाइस अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव जो है 2 तरह के सेंटेंस होते हैं, एक वो होते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं, एक जो है लेट वाले सेंटेंस होते हैं। जो फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं उनके अंदर क्या होती है? रिक्वेस्ट होता है, ऑर्डर होता है और जो है एडवाइस होती है। ये होता है उसके अंदर। लेट वाले सेंटेंस में सजेशन होता है और जो है प्रपोजल होता है, वैसे तो प्रपोजल, और जो है परमिशन होती है, ये जो है परमिशन होती है। तो ये जो है 3 चीजें होती हैं, यानी हमें देखना है कि अब लेट वाला सेंटेंस है तो या तो सजेशन होगा, सजेशन और प्रपोजल एक ही बात होती है, और परमिशन है। तो यहाँ परमिशन में क्या कर रहा है? मोहन सेड टू हिज फ्रेंड लेट मी गो होम नाउ। तो अब मुझे घर जाना चाहिए, मुझे घर जाने दो। तो ये जो है
सेंटेंस है, इस यानी कि परमिशन का सेंटेंस है ये, और इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि इंपेरेटिव को हम चेंज कैसे करते हैं। तो ये क्या होता है कि जैसे रिक्वेस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि परमिशन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो है रिक्वेस्ट सभी में ठीक है, लेकिन जो है डी ऑप्शन में टोल्ड दिया हुआ है, तो इसको जो है आप वैसे भी रोक सकते हो, यानी कि इसको एलिमिनेट कर सकते हो कि ये आपका आंसर नहीं हो सकता। लेकिन गाइस ये है, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं इन चीजों के बारे में, खासतौर पर वॉइस और नरेशन के बारे में। ये जो वर्ड जो होते हैं ना, वो इतना बड़ा डिसाइड नहीं करते हैं कि भाई हाँ इसके बेस पे सेंटेंस गलत या सही हो जाएगा। आपको जो है थोरोली सेंटेंस को चेक करना होता है कि कहाँ मिस्टेक है कहाँ नहीं, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको आंसर लेना होता है। तो ये जैसे सेंटेंस है, मोहन रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड। अब हमारा लेट का सेंटेंस है। लेट के सेंटेंस के दो तरीके हैं, एक कि हम उसको जो है कैसे चेंज करें। एक तो ये है कि टू लेट से सीधा बना दो, टू लेट हिम गो, जिस तरह से हम टू लगाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में, वैसे लगा के सेंटेंस को चेंज कीजिए। या ऐसा भी तरीका होता है जिसमें हम जो है इस तरह से सेंटेंस को बनाएं कि हमारा जो सेंटेंस है वो सेंस हमारी इंपेरेटिव की क्लियर कर जाए, जिसमें परमिशन वगैरह हो, ऐसा कुछ हो जाए। तो हम जो है सेंटेंस को देख लेते हैं कौन सा बनेगा। मोहन रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड लेट हिम गो होम देन। तो नाउ का तो इन्होंने देन कर रखा है, सभी में किया हुआ है, इन दोनों में तो देन है ही नहीं। तो इसमें जो है कई चीजें आ गई, इसमें देन भी नहीं है, इसमें टोल्ड भी है, तो हम डी ऑप्शन को छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे जो है गाइस लेट आया है, तो लेट के आगे हमेशा टू का यूज करते हैं, मतलब कि जब भी आप इंपेरेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो टू लेट या टू से सेंटेंस शुरू होता है। तो एक तो इसमें टू नहीं है, तो ये एरर है, मिस्टेक है, क्या है, तो सेकंड को चेक कर लेते हैं। मोहन रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड दैट द माइट बी अलाउड टू गो होम देन। तो इसके अंदर क्या है गाइस, जैसे आपको पता होगा, मैं इसको क्लियर कर दूं, जैसे थर्ड सेंटेंस पे आ जाइए, मोहन रिक्वेस्टेड दिस फ्रेंड टू गो होम। तो टू गो होम ये भी इंपेरेटिव तो है, लेकिन ये जो है परमिशन की सेंस में नहीं है, जाने दो की सेंस में है। उसने ये कहा कि उसको जाने दो, तो ये जो है वो जो आपका इंपेरेटिव फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट वाला पोर्शन होता है, ये उस तरीके का बना हुआ है। तो आपका जो है सी भी गया और डी भी गया। अब इन दोनों ऑप्शन की बात कर लेते हैं, जो ए और बी है, तो इनमें ना थोड़ी थोड़ी स्लाइट मिस्टेक है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये जो है भाई एरर में आ गया है क्वेश्चन या टाइपिंग की मिस्टेक है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन अगर हम दोनों सेंटेंस की बात करें तो दोनों ही रॉन्ग है, फर्स्ट बी और जो बी है वो बी। इसमें जो है लेट से पहले टू आना चाहिए था। आप सबने सुना होगा कि लेट के बाद जो है वो टू नहीं लगाते, तो कुछ स्टूडेंट ने जो है ये सोच के शायद इसको आंसर बनाया होगा गाइस कि भाई ये जो है लेट के बाद लेट के साथ टू नहीं लगता। तो लेट के साथ टू लगने से प्रॉब्लम नहीं है, लेट के बाद जो वर्ब आती है, जैसे लेट हिम टू गो, आप इस तरह से यूज नहीं कर सकते। यानी ये जो गो वर्ब है इसे पहले टू का यूज नहीं करते, यानी लेट अपने साथ जो है बेयर इन्फिनिटिव लेता है, टू इन्फिनिटिव नहीं लेता है। तो ये इसलिए जो है रॉन्ग है, यानी इससे पहले जो है टू लगा सकते हो आप, क्योंकि वो इंपेरेटिव के रूल फॉलो कर रहा है कि इन्वर्टेड कोमा जो होते हैं आपके, जो इन्वर्टेड कोमास होता है उसकी जगह आपको कोई कंजक्शन देनी होती है, तो वो कंजक्शन टू आएगी। तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, इसलिए हम जो है इसको आंसर नहीं मान सकते। अब इसकी वजह मुझे नहीं पता कि वो लगाना भूल गए हैं कि भाई इन्होंने इस आंसर कोई नहीं बनाया, ये मुझे नहीं पता। अब सेकंड सेंटेंस पे आ जाते हैं, बी पे। मोहन रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड दैट द माइट बी अलाउड टू गो होम देन। तो इसके अंदर क्या है गाइस, ये सेंस बिल्कुल ऐसी ही देता है, लेट हिम गो होम नाउ, मुझे जाने दो, तो उसे जाने की अनुमति दी जाए, उसे घर जाने की अनुमति दी जाए, ऐसा सेंटेंस ये बन सकता है। लेकिन इसमें जो ना ये द जो लगाया है, इसकी जगह अगर ही लगाते तो ये राइट सेंटेंस हो जाता। तो यहाँ जो है ये टी यानी कि टी एच ई द लगाया है, इसकी जगह ही लगा देते तो ये सेंटेंस बिल्कुल राइट होता। ही माइट बी अलाउड टू गो होम, उसको जाने की परमिशन दी जाए। तो अब मुझे नहीं पता कि ये टाइपिंग की मिस्टेक है क्या है, तो मेरी तरफ से ये दोनों में से कोई आंसर नहीं बनता है गाइस। तो ये भी जो है सी और डी यानी एरर पे आएगा, ये एक किस्म से एरर बनती है इस क्वेश्चन की। 15 पे आ जाते हैं, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो व्हिच आर लेबल्ड पी क्यू आर एस टू प्रोड्यूस द करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे जो है आपको ये पी क्यू आर एस दिया हुआ है, यानी रीअरेंजमेंट दी गई है सेंटेंसेस की। और रीअरेंजमेंट का क्या है गाइस कि ये तो बहुत छोटा सा सेंटेंस है। अभी आप रिसेंटली आपने देखे कि टीजीटी के अंदर आपको जो है बहुत सारे सेंटेंस मिले हुए थे जो बहुत लेंथी दिया हुआ था जो अरेंजमेंट था, लेकिन यहाँ पे सिंपल है, छोटा सा दिया हुआ। तो हम देख लेते हैं, द आर ग्लास इज, तो जो आर ग्लास होते हैं वो क्या है, इज मेड ऑफ, यानी वर्ब के बाद जो है टू, अगर आप इसकी सीक्वेंस बनाएंगे तो इसकी सीक्वेंस जो है किसके साथ बनती है, इसकी सीक्वेंस जो है मेड ऑफ के साथ बनती है। द आर ग्लास इज मेड ऑफ, ये इसकी साथ बनेगी, यानी कि आपका जो है एस से सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा। तो एस से जो है ये दो सेंटेंस है, यानी पी वाले दोनों छोड़ दीजिए, यानी टू द आर्स ग्लास इज टू ट्रायंगल, तो ये नहीं है, यानी पी से सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं है। एस पी से एस से देखते हैं आप, दोनों में पी भी आया हुआ है। तो हम पूरा सेंटेंस को पढ़ के देख लेते हैं। द आर ग्लास इज मेड ऑफ टू ट्रायंगल्स, यानी पी आना चाहिए, दोनों में पी है। विच आर इक्वल इन साइज, तो उसके बाद क्यू और आर, विच आर इक्वल इन साइज, तो जो है सी जो है इसका आंसर बन जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन पार्ट इन द सेंटेंस गिवन बिलो। ए ग्रेट स्टेट्समैन इज एक्चुएटेड बाय लव ऑफ हिज कंट्री। तो यहाँ पे जो है ये कह रहा है कि जो एक ग्रेट स्टेट्समैन, अब स्टेट्समैन क्या होता है गाइस, जो एक महान स्टेट्समैन होता है राजनीतिज्ञ, मतलब कि जो एक जो है राजनेता लगा लीजिए राजनीतिज्ञ होता है, जो ग्रेट स्टेट्समैन होता है वो जो है इज एक्चुएटेड बाय लव ऑफ हिज कंट्री, मतलब अपनी जो अपने देश से जो प्यार होता है उससे वो बिल्कुल फुल होता है, फुल ऑफ होता है, यानी कि उसके अंदर जो है ना कूट कूट के भरा होता है। तो ये सेंस है इसके अंदर। कंपेल्ड का मतलब होता है मजबूर करना, तो ये मजबूरी वाली सेंस नहीं है। इंड्यूस भी यही होता है गाइस, इंड्यूस होता है कोई चीज अंदर से पैदा होना, तो ये कोई जो है किसी तरह की फीलिंग जो है कंट्री के लिए लव की या किसी के लिए कैसी भी फीलिंग जो है कोई आदमी जो है वो डाली नहीं जा सकती बाहर से, वो पैदा ही होती है। इम्पेल्ड और परसुएडेड, परसुएडेड एक टाइप का मनाना होता है, तो ये जो है इसका जो मीनिंग है, ये इम्पेल्ड जो है थोड़ी सी कंपेल की सेंस में आता है। तो इंड्यूस का मतलब होता है, इंड्यूस होता है कोई चीज नेचुरली जो अंदर होती है हमारे पैदा होती है उसको बोलते हैं इंड्यूस करना। तो ये जो है बी जो है इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। तो ये एक फिलिंग द ब्लैंक है, इसमें भी एक किस्म से वोकैबुलरी का यूज हुआ है। सेवरल ऑफ आवर प्लेयर्स वर इंजर्ड सो आवर लूजिंग द मैच वाज ऑलमोस्ट। तो ये कह रहा है कि हमारे जो बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो इंजर्ड हैं, बहुत सारे प्लेयर जो है इंजर्ड हुए हैं। सो आवर लूजिंग द मैच वाज ऑलमोस्ट। देखो यहाँ पे जो है ऐसा बता दिया गया है कि भाई बहुत सारे प्लेयर जो है पहले से ही इंजर्ड हैं, यानी पहले से इंजर्ड है तो जो पॉसिबिलिटी है वो हारने की ज्यादा बन जाती है। तो नेसेसरी है, इंडिस्पेंसेबल है, इनएविटेबल है और इनएक्सक्यूजेबल है। तो इनएक्सक्यूजेबल होता है जो बहाना लगाना, इस टाइप का, मतलब कि एक्सक्यूजेबल क्या होता है, एक्सक्यूज मी बोलते हैं तो बहाना, तो जो है जो चीज बिना बहाने के हो जाए। तो एक्चुअल में ये मीनिंग क्या है, नेसेसरी कोई चीज नहीं होती गाइस। नेसेसरी का मीनिंग है कि जरूरी है, तो जरूरी नहीं है, लेकिन ये है कि अनअवॉइडेबल है ये चीजें। अनअवॉइडेबल क्योंकि बहुत सारे जो सेवरल प्लेयर्स हैं वो पहले इंजर्ड है, तो अनअवॉइडेबल है, उस हार को रोका नहीं जा सकता। तो जीतने को तो जीत जाए, तो इनएविटेबल का मीनिंग होता है अनअवॉइडेबल, जिसको आप जो है रोक नहीं सकते हो, अवॉइड नहीं कर सकते हो। चूज द राइट ऑप्शन विच हैज वर्ड्स रिलेटेड इन ए सिमिलर वे। प्रीमेबल है, प्रीमेबल और सैचुरेट है। सैचुरेट जो है, सैचुएट या जो है इसका जैसे विधान की जो होती है, एक प्रीमेबल होता है जो उसका प्रस्तावना होती है उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है प्रोलोग और नॉवल, तो वैसे तो सीधा यही बनता है। नॉवल की प्रोलोग का मीनिंग भी प्रस्तावना होती है, जिसको हिंदी में भूमिका भी बोलते हैं। मोमेंट और सिंपैथी सेक्स तो सीधा ले लेते हैं गाइस, तो इसका आंसर जो है यही बनता है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड, इसमें जो आपको जो गलत वर्ड है उसको बताना है। तो यहाँ पे अकोमोडेशन है, इसमें डबल एम ही आता है। ओमनी प्रेजेंट है, टायरनिकल है, टायरनिकल का मतलब अत्याचारी, ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है जो हर जगह और विद्यमान होता है, जो सारी जगह। भगवान के लिए कहते हैं गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, भगवान हर जगह सर्वव्यापी है जिसको कहा जाता है। ये जो है कंटेम्पोरेनियस जो है, कंटेम्परेरी से रिलेटेड है, लेकिन इसके अंदर जो स्पेलिंग के अंदर जो है RANE आएगा यहाँ पे, यानी RANEOUS, ये इस तरह की स्पेलिंग बनेगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 20th की जो है, आइडेंटिफाई द पार्ट। इसमें जो है एरर के बारे में बताना है आपको। इसमें जो है ABCD में कौन सा एरर है, तो रवि एग्रीड विद ऑल माई कंडीशंस। तो यहाँ इसके अंदर जो है एग्री के साथ विद प्रपोजिशन है, तो गाइस एग्री के साथ विद भी लगती है और जो है टू भी लगता है, यानी विद भी लगती है और टू भी लगता है। अब हमें डिसाइड करना है कि विद कब लगता है और टू कब लगता है। टू जो है पर्सन के साथ लगता है और विद जो है थिंग के साथ, या जो है किसी थिंग के साथ कह लीजिए। तो यहाँ पे ऑल माई कंडीशंस, वो एग्री करता है मेरी कंडीशन से, मुझसे नहीं करता, मेरी कंडीशन से करता है। तो यहाँ पे थिंग है, तो यहाँ जो है विद की बजाय जो है आप, तो इसके अंदर जो है टू प्रपोजिशन लगेगी। आगे फॉर एनी पॉजिटिव, ये तो मैथ्स शुरू हो गया। अब देख लेते हैं इसका टीचिंग एप्टीट्यूड भी देख लेते हैं, क्योंकि मैथ्स तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया बिलोंग्स टू कंट्राइव्ड एक्सपीरियंस एज पर डेल एडगर्स कोन ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पे जो है एडगर की थ्योरी पूछी है आपसे, तो मैंने जो है जिस वीडियो के अंदर सिलेबस बताया हुआ है गाइस, उसमें भी बताया गया है। मैंने आपको बताया था कि डेल से रिलेटेड, ब्लूम से रिलेटेड, इस तरह के जो इंपॉर्टेंट आपके थ्योरिस्ट हैं उनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो यहाँ पे एडगर जो है डेल एडगर की जो है थ्योरी को लिया गया है। तो ये कह रहा है कि कोन ऑफ लर्निंग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मीडिया कल्पित अनुभवों से संबंधित है। तो कौन सा कल्पित अनुभवों से संबंधित है, तो वो एक पूरा जो है क्राइटेरिया सा है, एक पूरा जो है मतलब कि उसके स्टेप बाय स्टेप है, उनको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको। ये है कि जिसने थ्योरी पढ़ रखी है वो इसका आंसर दे सकता है, जिसने थ्योरी नहीं पढ़ रखी तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो जो है मॉडल रहेगा। नेक्स्ट है, इसको मैं जो है क्योंकि मैंने ब्लूम की टैक्सोनॉमी करवा दी है, इसको भी लेंगे क्लास के अंदर, एडगर की थ्योरी को करेंगे तो उसमें जो है ये और क्लियर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर ए गुड कम्युनिकेशन बाय ए टीचर इन द क्लासरूम। तो ये कह रहा है कि एक जो टीचर का गुड कम्युनिकेशन क्या होता है, यानी संचार या जो संप्रेषण या उसका बोलने
का तरीका है, वो जो इसके अंदर आता है, वो जो है उसको एक बेस्ट रिक्वायर्ड किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो क्लैरिटी ऑफ थॉट, ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन, स्पीकिंग इन माइल्ड टोन, स्पीकिंग विदाउट पॉज। तो गाइस जो है हद से ज़्यादा कम वो भी ठीक नहीं है, और बहुत ज़्यादा स्पीडली बोलना वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि जब स्टूडेंट को समझ में ही नहीं आया, आप बोले जा रहे हो फास्ट फास्ट, चाहे किसी को पल्ले पड़े या ना पड़े, तो वो भी ठीक नहीं है। लेकिन आप जो है बहुत स्लो बोलते हैं, तो वो भी जो है, क्योंकि मेन होता है कि टीचर अपनी बात को स्टूडेंट तक भेजे, तो एक वो सही जो है स्पीड होनी चाहिए, ना कम ना ज्यादा। ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन का मतलब है हर चीज को जो है उसका प्रेजेंटेशन करके दिखाए। तो लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है गाइस जो है हर चीज का ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन नहीं होता है, यानी वो कुछ जो है इमोशन से रिलेटेड चीजें होती है जिनका ड्रामेटिक पॉइंट नहीं होता है, तो आप उसको कैसे बताएंगे, यानी एब्स्ट्रैक्ट चीजों को आप जो है हर चीज का ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन पॉसिबल नहीं है, तो और हर टाइम पे पॉसिबल नहीं है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, तो इसके अंदर जो बेस्ट है क्लैरिटी ऑफ थॉट, यानी जो टीचर बोल रहा है उसको क्लियर कट पता होना चाहिए कि मैं जो है क्या टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और मेरा इससे रिलेटेड मुझे इस क्लास को क्या पढ़ाना है, तो वो जो है क्लैरिटी ऑफ थॉट सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस कैन बी एनहेंस्ड व्हेन दे लर्न बाय। तो ये कह रहा है कि स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है उसको जो है आप बढ़ा सकते हो, और व्हेन दे लर्न बाय जब वो इस चीज से सीखता है, तो कैसे सीखता है, सीइंग, लिसनिंग, इमेजिनिंग और डूइंग बाय हैंड। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है गाइस, जब आप किसी काम को अपने हाथ से करते हो तो वो चीजें लंबे टाइम तक याद रहती हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्कोरिंग गाइड यूज्ड टू इवैल्यूएट द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज नोन एज। रूब्रिक्स है, चेकलिस्ट है, इन्वेंटरीज और रेटिंग स्किल है। तो इसके अंदर जो है रूब्रिक्स जो है इसका आंसर बनेगा, और इसके अंदर ये क्या होता है, रूब्रिक्स के अंदर जो ना फीडबैक तो दिया ही दिया जाता है, साथ में जो है एक ये कहें कि डायग्नोस्टिक वे से चलती है। रूब्रिक्स के अंदर जो है लाइक और डिसलाइक, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस, और फिर लाइक और डिसलाइक, यानी आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होती है उनको भी साथ में इंक्लूड करते हैं, यानी इसलिए मैंने बोला कि लाइक और डिसलाइक का जो है परफॉर्मा भी साथ में चलता है, आपकी एजुकेशन का भी साथ में चलता है। और फिर जो है यहाँ तक नहीं रहती बात, ये फिर ये देखा जाता है कि किस वजह से ऐसा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं डायग्नोज भी किया जाता है, फिर जो है उसका ट्रीटमेंट भी किया जाता है। तो एक वाइड रेंज में जो चलती है वो रूब्रिक्स चलती है। यूजिंग रेलिया इन द लैंग्वेज क्लास मीनिंग ब्रिंग। तो यहाँ पे कह रहा है कि रेलिया का मीनिंग क्या होता है, रेलिया का मतलब ये कह सकते हो रियलिटी से रिलेटेड है वर्ड। तो ये कह रहा है कि जो आप कोई चीज पढ़ा रहे हैं उसको जो है रियल चीजों को, यानी एक टाइप का टीचिंग एड्स है ये, तो रियल चीजों को लेके आए, जैसे मैप को लेके आ जाना। अभी जो है आप जो है ऑस्ट्रेलिया के को बताना चाहते हो संसार में कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया तो बच्चों को लेके नहीं जा सकते, या फिर जो है आप किसी और कंट्री के नदियों के बारे में बताना चाहते हो, तो कौन कौन सी नदियों को कैसे दिखाएं, तो या तो मैप से दिखाएं, ग्लोब से दिखाएं, कुछ चीजें ग्लोब से दिखाएं, कुछ मैप से दिखाएं। तो ये रेलिया ये इसी टाइप का जो है, यानी वो जो ऑब्जेक्ट है, यानी जिनसे आप रियलिटी को थोड़ा सा फेस करते हैं। या फिर जो है अगर छोटे बच्चे हैं तो आप जो है उसको एलिफेंट के बारे में बता रहे हैं, तो एक एलिफेंट का छोटा सा लिया जो ओरिजिनल में, मतलब कि एक टॉय टाइप जो है एलिफेंट ले आओ, या और किसी तरह का जानवर या पोट ले आओ छोटा सा प्लांट का, तो उससे भी बताया जा सकता है। यानी रियल ऑब्जेक्ट्स जो है उनसे जो है टीचिंग एड्स लेना, वो रेलिया के अंदर आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर आइटम ऑफ एसे टाइप क्वेश्चन। अब यहाँ पे ऐसे टाइप क्वेश्चन है, ऐसे टाइप में जो है कौन सा है, डिस्कस फोर्स। तो वो जो अभी लिख नहीं रहे, डिस्कस कर रहे हैं। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फोर्स विद वन एग्जांपल। तो खाली यहाँ पे एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, तो दोनों जो है वह कहीं ना कहीं ओरल की तरफ चल रहे हैं गाइस। ये व्हाट डू यू नो अबाउट फोर्स, तो आप जो है फोर्स के बारे में क्या जानते हो। देखो कहीं अगर ये रिटन फॉर्म में आते हैं तो आदमी लिखेगा ही, लेकिन यहाँ पे कह रहा है राइट ए नोट ऑन फोर्स। अगर आप फोर्स के बारे में लिख रहे हैं तो आप सारी बातें बता दोगे इसके अंदर। आप क्या क्या बात बता दोगे, जितने ये ऊपर की सारी तीनों क्वेश्चन है वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। आप ये व्हाट डू यू नो, आप फोर्स के बारे में क्या जानते हो, तो पहला इंट्रोडक्शन तो यही आएगा, फिर आप जो है उस फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, आप उसके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए एग्जाम्पल भी दे देंगे, यानी कि इसके अंदर जो है सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी, इसलिए हमारा आंसर जो है डी बनेगा। कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होता है, जिसको हम कहें कि जो कोई निरंतर चलती रहती है चीजें, यानी कि पूरा साल जो है आपका यूनिट टेस्ट भी आ गए, इसमें आपकी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज भी आ गई, तो एक बच्चे ने किस एक्टिविटी में परफॉर्म किया, किस में नहीं किया, कौन सा टेस्ट दिया, उसमें क्या लेवल रहा उसका, कब कब उसने टेस्ट दिए, रेगुलरिटी में दिए कि एक आध रह गया बीच में, तो वो जो है सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। ओवरऑल जिसको कहते हैं सतत व्यापक मूल्यांकन, यानी कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ये होता है कि वाइड रेंज में जाना, तो यानी सिर्फ स्टडी नहीं है, दूसरी चीजें भी इसके अंदर आती हैं। और सतत का मीनिंग होता है रेगुलर या रेगुलरिटी के साथ करना। तो इसका जो आंसर रहेगा असेसमेंट ऑफ लर्नर्स व्हाइल लर्निंग, तो ये जो है इसका रहेगा आंसर। नेक्स्ट ले लेते हैं गाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ टीचर इन द क्लासरूम यू हैव नोटिस दैट वन स्टूडेंट हैज सम रीडिंग डिसऑर्डर, इट इज एसोसिएटेड विद। तो ये कह रहा है कि भाई एक बच्चे को जो है किसी तरह का डिसऑर्डर है, और वो कैसा डिसऑर्डर है, उसको रीडिंग से रिलेटेड डिसऑर्डर है, यानी उसको जो है छात्र को पढ़ने में कुछ विकार है, यानी पढ़ने में दिक्कत आती है उसको। तो डिसग्राफिया, यानी गाइस डिस का मतलब ही जो है ये होता है, जहाँ पे भी ये डिस वर्ड आ जाता है या इस तरह का, जैसे इंटरेस्टेड है तो डिसइंटरेस्टेड में क्या होता है, नेगेटिव वर्ड बनाते हैं। डिस का मतलब यहाँ पे
ये होता है कि कोई चीज़ मिस फंक्शन में आ जाना, यानी कोई चीज़ फंक्शन ना करे, वो उसको बोलते हैं डिस वर्ड, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। ग्राफिया का मीनिंग जो है ग्राफ से रिलेटेड होता है, यानी राइटिंग से रिलेटेड होता है ये। तो डिसग्राफिया का मीनिंग है कि कोई चीज़ जो है जिसको राइटिंग में हो, यानी लिखने में प्रॉब्लम हो। हमसे तो पूछा है कि जो इसको पढ़ने में हो। डिस्पेरेक्सिया का मीनिंग होता है वॉकिंग में हो, चलने में हो, किसी भी काम की मूवमेंट करने में होती है उसको प्रॉब्लम, वो होता है। डिसलेक्सिया, लेक्सिया का मीनिंग लेक्सिकल बोलते हैं गाइस, लेक्सिकल वर्ड बोला जाता है। लेक्सिकल जो डिक्शनरी में आप देखते हो तो डिक्शनरी में क्या होते हैं, वर्ड होते हैं। तो वर्ड से रिलेटेड, स्पेलिंग से रिलेटेड, यानी कि रीडिंग से रिलेटेड जो है ये होता है। तो ये जो है डिसलेक्सिया होता है। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया कैलकुलेशन से रिलेटेड वर्ड है। तो कैलकुलेशन के अंदर क्या होता है कि आपका जो है कैलकुलेशन का मतलब ये होता है कि भाई चीज़ें जो है मैथमेटिकल जो चीज़ें होती हैं, यानी प्लस करना, माइनस करना, तो ये जो है ये बच्चे को करने में दिक्कत आती है, तो इसको बोलते हैं डिसकैलकुलिया। आगे है ड्यूरिंग टीचिंग ए टीचर स्टेटमेंट दैट एनकरेज स्टूडेंट टू इलेबोरेट ऑन एन आंसर आइदर देयर ओन और दैट ऑफ अदर इज कॉल्ड। तो ये कह रहा है शिक्षण के दौरान एक शिक्षक के बयान जो छात्रों को अपने और या दूसरों के उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित कर सके, उसे क्या कहते हैं। तो अनुदेशात्मक का मीनिंग क्या होता है, प्रोबिंग का मतलब होता है किसी चीज की गहन करना। वैसे तो प्रोबिंग करना होता है ना, प्रोब करना, यानी कि गहन जांच पड़ताल करना। तो ये कह रहा है कि शिक्षण के दौरान एक शिक्षक के बयान जो छात्रों को अपने या दूसरे के उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, यानी वो पूरी उसकी जांच पड़ताल करेंगे, टीचर की सुनेंगे, फिर उसमें देखेंगे कि मैं क्या ले सकता हूं, इसमें मैं क्या यूज करूं। और अनुदेशनात्मक विविधता क्या होती है, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी होती है, यानी कि एक तरफ से इंस्ट्रक्शन दी जाती है। तो इसमें स्टूडेंट का रोल नहीं रहता, टीचर खाली इंस्ट्रक्शन देता है। इसके अंदर सीखने की प्रक्रिया में जुड़ाव, तो ये एसिमिलेशन से रिलेटेड है कि पहले जो है एक चीज सीखी हुई है उससे जो है दूसरी चीज का जोड़ देना। संरचना यानी स्ट्रक्चर वाइज है, स्टेप बाय स्टेप आप कैसे चलते हो। तो फिलहाल इस जो क्वेश्चन का आंसर है वो प्रोबिंग है, ये जो है इसका आंसर रहेगा। 20 की बात कर लेते हैं अब। आउट ऑफ द टीचिंग अप्रोचेस लिस्टेड बिलो आइडेंटिफाई द इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोचेस। तो इसमें कह रहा है कि जो आपका इंडिविजुअलाइज्ड जो है, यानी व्यक्तिगत जो है अप्रोचेस, वो कौन सी है। तो सबसे पहले तो हमारे पास पर्सनलाइज्ड टीचिंग लिखा हुआ गाइस, तो पर्सनलाइज्ड जहां आएगा वो हमारा आंसर बनेगा, क्योंकि पर्सनलाइज्ड यानी पर्सनल है, यहाँ पे इंडिविजुअल भी पूछा है, तो यानी थर्ड ऑप्शन की तरफ चल पड़ते हैं। तो इसके अंदर तो है नहीं, इसको छोड़ दीजिए। इसमें भी है थर्ड, इसमें भी है, और जो है इसमें भी है, यानी कि 3 के अंदर जो है थर्ड है, एक ही एलिमिनेट हुआ है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, प्रोग्राम्ड मेथड है, कोलोबरेटिव। अब कोलोबरेशन किसी के साथ ही होता है, तो ये भी नहीं हो सकता है, तो ये इसका अब जो है हमें लेना पड़ेगा, यानी 5th को जो है हम छोड़ सकते हैं। तो 5th कहाँ पे है हमारे पास, इसमें भी है और इसमें भी है, इसका मतलब हमारा जो आंसर रहेगा वो जो है बी रहेगा। आगे है टीचर यूजेस ए लॉट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जांपल इन हिज प्रेजेंटेशन इन द क्लास, दिस इज रिलेटेड टू विच लेवल टीचिंग। तो एक टीचर जो है किसी चीज के नेगेटिव और पॉजिटिव जो है एग्जांपल देता है, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एग्जांपल दे रहा है, तो वो जो है टीचर की किस चीज को से रिलेट करता है, कौन से लेवल पे है वो। तो मेमोरी लेवल में जो है सिर्फ क्रैमिंग होती है, और रिफ्लेक्टिव लेवल में जो है एक नया क्रिएशन होता है किस्म से। अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है कि उसी चीज के बारे में जो है आपको समझ है, तो आप उसका प्रोज और कॉन्स दोनों बता सकते हो। प्रोज और कॉन्स क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव ही होता है। ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल ये कोई लेवल नहीं है, नॉर्मली ये 3 ही लेवल होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो जो है डी है। तो गाइस अब जो हमारा क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि एक प्रभावी शिक्षक बनने के लिए निम्नलिखित में से किस से दृष्टिकोण और विश्वास से संबंधित दक्षताओं के बजाय व्यवहार से रिलेटेड है। तो व्यवहार की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो है संचार स्थापित करना बिल्कुल ये आएगा, यानी फर्स्ट जो है इसका आंसर बनेगा। संचार तो इसके अंदर होना चाहिए, तो ये तो है नहीं इसके अंदर। अब बात कर लेते हैं कि प्रबंधन और निगरानी, तो जो है प्रबंधन और निगरानी, और दूसरा जो है इसमें यहाँ लेते हैं नियंत्रण का स्थान, तो नियंत्रण का स्थान नहीं होना चाहिए, तो यहाँ सेकंड नहीं होना चाहिए, सेकंड की तरफ चल पड़ते हैं। तो सेकंड इसके अंदर है, यानी फर्स्ट भी था सेकंड भी था, तो सेकंड तो नहीं आएगा। थर्ड की बात कर लेते हैं, प्रबंधन और निगरानी, ये भी ठीक है, और यहाँ पे जो है फर्स्ट इसमें नहीं है, तो ये पहले ही कट गया, तो इसका जो आंसर है वो थर्ड रह जाएगा। अब जो है 123 पे आ जाते हैं। एक छात्र द्वारा अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करके नई परिस्थिति में समस्या को हल करने की क्षमता क्या कहलाती है। तो बिल्कुल ये ठीक है कि एक पहले जो नॉलेज ली है उसको आगे अगर वो बढ़ा पा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो उसका जो है एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन जो है इसके अंदर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि इसका जो आंसर वो बी रहेगा। सिंपल है क्वेश्चन। नॉलेज सिर्फ जो है ये आगे नहीं बढ़ा पाता, वो मतलब कि यूज नहीं करता तब तक, वो पहला स्टेप है ये नॉलेज का। उसके बाद एनालिसिस और सिंथेसिस जो है बिल्कुल अपर लेवल पे चलते हैं, तो ये एप्लीकेशन रहेगा जैसा क्वेश्चन पूछा गया है। 124 है आउट ऑफ द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज क्वेश्चन विच आर कॉल्ड प्रोसेस रदर देन कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे जो है पूछ रहा है कि आपका विषय वस्तु आधारित की बजाय प्रक्रिया आधारित। तो यहाँ आपको देखना है कि आपको जो है विषय वस्तु आधारित की बजाय
प्रक्रिया आधारित, प्रक्रिया पे चलना है क्वेश्चन, यानी आपको जो है प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करनी है, कंटेंट की नहीं करनी। तो यहाँ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कन्वर्जेंट क्वेश्चन है, डाइवर्जेंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ओपन क्वेश्चन और क्लोज क्वेश्चन है। देखो गाइस, इसके अंदर पहले ही चक्कर में जो अगर हम देखें तो ये खत्म हो जाता है, क्योंकि ये आपका जो है कंटेंट बेस्ड है कि फैक्ट पता होना, आपको जो उस चीज के बारे में पता होना, तो फैक्ट जो है पहला पॉइंट कट जाएगा। तो पहले यानी कौन सा ऑप्शन है, ये थर्ड। तो थर्ड जहां नहीं है उसको काट दो, जहां जहां है वो। तो थर्ड जो है इसके अंदर है, तो ये वैसे ही गया, इसके अंदर भी थर्ड है, तो दो खत्म हो गए। अब ले लेते हैं कि जो आपका कंटेंट से रिलेटेड है। अब ओपन जो क्वेश्चन है वो भी क्लोज्ड क्वेश्चन है। क्लोज्ड का क्वेश्चन का मतलब होता है जिसमें यस और नो में आता, तो एक टाइप का फैक्ट ही बताना आपको कि आप वहां गए थे, यस, नहीं गए थे, नो, होमवर्क किया है, यस और नो में जवाब देना है। तो क्लोज्ड जो है ये भी इसके अंदर है 6 में, तो आप इसका देखो कहाँ पे है। तो ये जो है यहाँ दिया हुआ है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो जो है ए रहेगा। आगे है द फॉलोइंग इज आर रिलेटेड विद टीचिंग स्किल। इसके अंदर टीचिंग स्किल पूछी आपसे, तो ब्लैक बोर्ड राइटिंग है, आस्किंग क्वेश्चन है, इंट्रोड्यूसिंग ए टॉपिक इन अ क्लास और ऑल ऑफ दिस। तो गाइस एक टीचिंग की जो स्किल क्या क्या होती है, तो वो जो है टीचर की या टीचिंग स्किल के अंदर क्या क्या आती है भाई। सबसे पहले तो क्लासरूम में आके जो है वो क्या करेगा, अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन तो देगा कि आज ये टॉपिक करेंगे हम। फिर ब्लैक बोर्ड का भी उसको राइटिंग करनी है, लिखना है। फिर स्टूडेंट से जो है एक कम्युनिकेशन भी बनाना है उसको, तो इंटरेक्शन भी करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन की आस्किंग भी करेगा। तो इसका मतलब जो है इसका आंसर जो रहेगा वो डी रहेगा। तो आज की इस क्लास के अंदर गाइस जितने भी जो चंडीगढ़ पीआरटी से ये 2022 से रिलेटेड है क्वेश्चन, इसमें मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश और हिंदी को करवाया है आपको। तो आपको आई होप कि आपको हेल्प मिलेगी इन चीज़ों से, और आपको पता चलेगा कि लेवल क्या रहता है। तो जैसा मैं पिछली क्लासेस में बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा हैवी लेवल नहीं रहता है, लेकिन ये है कि देखो फटाफट तो चीज़ें पड़ती है अगर आपने पहले तैयार नहीं कर रखी है। तो गाइस मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।